Hello, ninth class. Welcome back to our channel. We are doing the short, important questions of chapter 2 of your chemistry, and we are going to revise the full chapter through these questions. अच्छा, ये जो चैप्टर है आपका सिंपल सा चैप्टर है. इसकी कुछ चीज़ें आपने क्लास 8th में भी पढ़ी हुई हैं, वही चीज़ें दोबारा से यहाँ पे आई हैं और डिटेल में आई हैं. अच्छा, यहाँ पे ना कुछ ऐसे जो फर्स्ट पार्ट है आपके चैप्टर का, जहाँ पे कि आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स. तो वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट सॉरी, टाइप्स नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, टाइप्स हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है. लेकिन यू मस्ट डू इट. वाई? क्योंकि वो आपको ना एक तो बेसिक्स समझने में हेल्प करता है इस चैप्टर के. दूसरे, वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि उसमें से मिक्स होके क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते ही आते हैं. सो डोंट जस्ट इग्नोर इट. ओके, पूरा चैप्टर करिए क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है मैं पढ़ा रही थी, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैड रेज्ड दिस क्वेरी कि मैम वाई शुड वी स्टडी दिस, एंड उसको देख के बाकियों ने भी बोला. बट आई वुड डेफिनेटली स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पूरा चैप्टर पढ़िए क्योंकि वो चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड होती हैं. ऐसे हम एक चीज़ छोड़ देते हैं तो हमारा दूसरा वाला टॉपिक वीक रह जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट हमारी जो हेडिंग है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करें. तो मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि जो कंडीशंस है केमिकल रिएक्शंस के और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको ज़रूर करना है आपको, क्योंकि उससे आपको एक तो एग्जांपल्स याद हो जाएंगी इक्वेशंस की और बहुत हेल्प मिलने वाली है आगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज डैश इज ऑलवेज ईदर टेकन इन और गिवन आउट. कोई भी हम यहाँ पे बात करें केमिकल रिएक्शंस की तो समथिंग इज ऑलवेज ईदर टेकन इन और गिवन आउट, मतलब कौन से वाले चेंजेस होते ही होते हैं केमिकल रिएक्शन में. तो वो क्या है? एनर्जी चेंजेस हैं. एनर्जी इज ईदर गिवन आउट और टेकन इन डेफिनेटली ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. अगर एनर्जी इज गिवन आउट, इफ इट इज गिवन आउट हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और साउंड ऑल्सो, सो देन इट इज, if it is given out, then heat or dash may be produced during the chemical change. तो heat या light produce होती है, ठीक है. flashes of light दिखते हैं ना जब आपको, जैसे पटाखे चलाते हो, that is also a chemical change. तो heat or light may be produced during a chemical change. A chemical reaction involves the change of substances called dash to new substances called dash. मतलब क्या चीज़ उसमें इनपुट किस चीज़ का देते हैं हम, किसका? रिएक्टेंट्स का. तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिएक्टेंट्स. बहुत ध्यान से समझ के करिए इसे. रिएक्टेंट्स इनटू न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स. दिस केमिकल चेंज अकर्स एज द एटम्स इन द रिएक्शन अंडरगो. अब जो रिएक्शन में जो एटम्स हैं, जो कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं, उनके जो एटम्स हैं, वो क्या होता है? दे अंडरगो रीअरेंजमेंट. मतलब एक कंपाउंड का ब्रेकअप होता है. रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक कंपाउंड ब्रेकअप होता है, वो नए कंपाउंड में कन्वर्ट होता है. तो वी कॉल इट दे अंडरगो रीअरेंजमेंट. ठीक है. तो ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, बहुत समझदारी से इसको आंसर करिए आप लोग. नेक्स्ट इज केमिकल चेंजेस ब्रिंग अ चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. कैसा केमिकल चेंजेस की वजह से कैसा चेंज होता है? क्या वो केमिकल होता है या फिजिकल होता है, परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है? सो इट इज अ केमिकल चेंज विच इज परमानेंट इन नेचर. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं मैटर की. व्हेन केमिकल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द रिएक्शन इज कॉल्ड. इसमें क्या है? मैंने आपको बोला जब भी ऐसे रिएक्शंस आए प्लीज़ इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए. जब सिर्फ नाम आए तो उसके कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करिए, इससे आपको याद हो जाएगा. व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म, क्या बना? स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड. इसमें क्या है? दो कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक तीसरा नया कंपाउंड बना रहे हैं. सो दिस इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ इवॉल्व नहीं हुई है, इधर का उधर नहीं हुआ है. सिर्फ क्या हुआ है कि CaO हैज़ कंबाइंड विद H2O और एक नया कंपाउंड बन गया दोनों के मिक्सचर से. दैट इज, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट, डीकॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेज यूजिंग हीट इज कॉल्ड. अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करें, उसको डीकम्पोज करने के लिए, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं. ये ट्राइंगल जो ये हीट का सिंबल है, तो आपको क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
CO2, CO2 गैस मिलती है ना, मैं H2O लिखने वाली थी, CO2 मिलती है गैस। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्योंकि हीट इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन। अगर हीट नहीं होती, नॉर्मली ऐसे रिएक्शन हो रहा होता, तो हम उसको सिंपली डीकॉम्पोजिशन बोल देते हैं। Then, if one of the product in double displacement reaction is insoluble in aqueous solution, the reaction is called dash reaction. Double displacement में क्या होता है कि अगर ये कह रहे हैं, सपोज हम ले लेते हैं जो हमारा अगेन एक बड़ा फेवरेट रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिए, बेरियम क्लोराइड प्लस क्या बनता है, हम किसको रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम सल्फेट। ये दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन फॉर्म को हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इनके जो रेडिकल्स है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। हमें क्या मिलता है, वी गेट NaCl इन द सॉल्यूशन, बैलेंस कर दो 2 NaCl हो जाएगा, NaCl हमें सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है। और जो हमें जो दूसरा कंपाउंड मिलता है बेरियम सल्फेट, वो हमने डाउनवर्ड एरो लगाया, वो हमें मिलता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। सो दिस इज नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें क्या हुआ, ये वाला जो रेडिकल है ये किसके साथ कंबाइन हो गया, दूसरे वाले केटायन के रेडिकल के साथ कंबाइन हो गया, तो BaSO4 बन गया है। और यहाँ पे जो क्लोरीन थी ये सोडियम के साथ कंबाइन करके NaCl बन गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है। और क्योंकि यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बना है तो हम उसको इसीलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल रहे हैं। NaCl जो है हमें एक्वस फॉर्म में मिल जाता है, मतलब सॉल्यूशन में डिजॉल्व फॉर्म में मिलता है, और प्रेसिपिटेट BaSO4 का हमें नीचे सेटल्ड फॉर्म में मिल जाता है। Next, when acid or base reacts to form neutral salt solution, the reaction is called neutralization. Neutral salt solution बन रहा है तो हमारा reaction होगा neutralization. इसका best example आप ले लीजिए, आपका जो strong base है NaOH प्लस एक strong acid ले लिया HCl, आपको क्या मिल जाएगा, NaCl प्लस water। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं उनमें सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर बनता है, कोई गैस रिलीज नहीं होती। अगर गैस रिलीज हो रही है तो फिर रिएक्शन वो डिफरेंट कहलाएगा। ठीक है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, तो एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट इज गिवन आउट। ठीक है, एक्सोथर्मिक में एवोल्यूशन ऑफ हीट अकर्स और इधर इट इज गिवन आउट, एंडोथर्मिक में इट इज अब्सॉर्ब्ड। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें फिल इन द ब्लैंक देखिए, फर्स्ट क्या दे रखा है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओवरऑल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज डैश दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के क्या होता है, उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या रेशियो होता है, तो इट इज इक्वल टू, है ना, दे आर ऑलवेज इक्वल बिकॉज दे फॉलो दी, कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, वो मास जो है टोटल कंजर्व रहता है। इट माइट बी रिकन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, एनर्जी में, साउंड में, लाइट में, डिफरेंट कंपाउंड्स में, बट द टोटल मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सो इक्वल टू, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमें बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टेज पे हमें इतना आता है कि हम अपना करेक्ट ऑप्शन विदाउट किसी कन्फ्यूजन इस वाले क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप सारे आंसर, सारे ऑप्शन जरूर रीड आउट करिए। नेक्स्ट, chemical change sometimes evolve energy in the form of heat, yes, light, yes, sound, yes। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हीट, लाइट, साउंड तीनों फॉर्म्स में आप यह करिए केमिकल चेंजेस में पटाखा इमेजिन करिए, जो क्रैकर्स हम बर्स्ट करते हैं दिवाली पे, तो उसमें हीट, लाइट, साउंड तीनों इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, नए सब्सटेंस कौन से बन रहे हैं, मतलब केमिकल चेंज कौन सा, ये आपको बताना है। मेल्टिंग ऑफ आइस, नो। Sublimation of the naphthalene, again no. Photosynthesis, yes. Photosynthesis में CO2 और water मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैसेस given out. So photosynthesis जो है वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, द कैटलिस्ट यूज्ड एज अ प्रमोटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। अभी आपने अमोनिया गैस की फॉर्मेशन नहीं की है, लेकिन जनरली आपने ये पढ़ा है ना, हेबर्स प्रोसेस ये मेंशन हुआ था आपके चैप्टर में, तो आपको ये याद होगा कि मोलिब्डेनम जो है हम यूज़ करते हैं अमोनिया गैस की प्रोसेसिंग, अमोनिया गैस की मैन्युफैक्चर में, तो इट इज मोलिब्डेनम। नेक्स्ट, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, क्या होता है, तो देखो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3
होल ट्वाइस। लेड की वैलेंसी क्या है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, क्रॉस करके लिख दिया तो हमारा बन गया PbNO3 होल ट्वाइस। अब जब आप इसको हीट करते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चिल्ड्रन। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द 4th चैप्टर एंड द 9th चैप्टर। उसमें आप ये ध्यान से देखिएगा कि लेड नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट दोनों की हीटिंग में जो डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही वाइट सॉलिड्स होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, दोनों को हीट करते हैं, ब्राउन गैस निकलती है, मतलब NO2 भी निकलती है और ऑक्सीजन भी निकलती है, दोनों में नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं हम। और नाइट्रेट्स का आपने पढ़ा है ना कि नाइट्रेट्स को हीट करने पे क्या होता है, एक्सेप्शंस में है, सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट एक्सेप्शंस है। तो नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो NO2 निकलती है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। लेकिन अब यहाँ पे आपसे पूछा क्रिस्टल्स मेल्ट होते हैं, ब्राउन रेजिड्यूज लेफ्ट, येलो रेजिड्यूज लेफ्ट, वाइट फ्यूम्स अपीयर इन द टेस्ट ट्यूब। अब क्या होता है जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, एक्चुअली बनता क्या है, आपको मिल क्या रहा है, लेड ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 इवॉल्व होती है प्लस आपको O2 गैस मिलती है। बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा इसको। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो लेड को जब हम हीट करते हैं तो ये जो लेड ऑक्साइड हमें मिलता है ये ब्राउन कलर का होता है व्हेन इट इज़ हॉट, एंड व्हेन इट कूल्स डाउन इट टर्न्स टू येलो रेजिड्यू। और वो जो येलो कलर होता है, वो ये वाला जो येलो कलर है ना, ये जो मार्कर का मैं यूज़ करूँ, ये वाला येलो इस कलर का हो जाता है। और क्या होता है, इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग येलो कलर होता है कि टेस्ट ट्यूब को भी स्टेन कर देता है। टेस्ट ट्यूब भी येलो कलर की होती है, जब आप ठंडा होने पे उसको वॉश करोगे टेस्ट ट्यूब को, तब भी वो येलो उसमें दाग रह जाएंगे। लेकिन जब हम जिंक नाइट्रेट को हीट करते हैं, मैंने दूसरा सॉल्ट कौन सा बोला आपको, जिंक नाइट्रेट। जब आप जिंक नाइट्रेट को हीट करते हैं, अगेन सेम थिंग्स होती हैं, ZNO मिलता है हमें प्लस NO, ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, ठीक है, NO2 और O2 ये चीज़ें मिलती हैं हमें। जिंक ऑक्साइड मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गया, ऑक्सीजन गैस मिल गई। अब यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है, ये जो जिंक ऑक्साइड हमें मिलता है, ये क्या होता है, ये जब इसको ठंडा, ये गर्म होता है तब येलो होता है, जब इसको ठंडा करते हैं तो वाइट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है कि अब आपको ये बोला है कि लेड नाइट्रेट को जब हमने स्ट्रांगली हीट किया तो हमें कैसा रेजिड्यू मिला, तो ब्राउन रेजिड्यू होता है जबकि वो हॉट होता है, और येलो रेजिड्यू होता है जबकि वो ठंडा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे येलो वाला मार्क करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली यूजुअली ये रेफर कर रहे हैं कि आपका जो भी रिएक्शन हुआ था वो कूल डाउन हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा कि लेड नाइट्रेट का रेजिड्यू जो PbO होता है वो रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट एंड येलो व्हेन कोल्ड, और जो ZNO जो होता है रेजिड्यू जो जिंक ऑक्साइड है, इट इज येलो व्हेन हॉट एंड वाइट व्हेन कोल्ड। ओके, नेक्स्ट, dilute hydrochloric acid is added to granulated zinc taken in a test tube। अगेन रिएक्शन आ गया, जिंक है, जिंक है, जिंक के साथ हमने क्या लिया, HCl लिया। अब क्या हुआ, जिंक और HCl जब मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ZnCl2 प्लस H2, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2HCl। तो द सबस्टेंस ऑफ मेटल्स बिकम शाइनिंग, द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की, ऑर्डर ऑफ अ पंजेंट स्मेलिंग गैस रिकॉर्डेड, अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व्ड। ये जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन D, ये करेक्ट है, ठीक है। हमें कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जो मिलती है वो है हमारी हाइड्रोजन गैस। ये हो गया आपका, आपके जो सारे जो चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने आई हैव कन्वर्टेड इन देम इनटू अ फॉर्म ऑफ अ कोर्स, और ये ऐप पे अवेलेबल है। ऑफ कोर्स इट इज़ पेड चिल्ड्रन, वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ पेड ऐप सिंस दिस ईयर, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, और लोगों को हमें एम्प्लॉय करना पड़ता है, मैं खुद तो कर नहीं पाती हूँ सारे काम। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू पे पीपल, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू अर्न मनी। हालांकि कॉस्ट इज़ वेरी 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 रीजनेबल, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिए, दैट विल बी अवेलेबल इन द स्टोर सेक्शन ऑफ द ऐप। तो पूरा सिलेबस अवेलेबल है, केमिस्ट्री का लोड कर चुकी हूँ मैं, बायो का मैं विद इन 1 और 2 डेज अपलोड कर दूँगी। तो दोनों कोर्सेज फुल कोर्स 9th क्लास के आपको ऐप में स्टोर सेक्शन में अवेलेबल है, मिल जाएंगे। नेक्स्ट, on immersing an iron nail in copper sulfate solution for few minutes you will observe that, again अब ये displacement reaction हो रहा है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इक्वेशन साथ के साथ करते जाइए। आयरन नेल है, आयरन का कोई कंपाउंड नहीं, सिंपल आयरन लिया है, Fe प्लस CuSO4, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आयरन जो है वो कॉपर को हटा के उसकी जगह ले लेगा, क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है
उसमें आयरन जो है उसकी पोजीशन ऊपर है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वही मेटल डिस्प्लेस करता है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट से। तो अब ये डिस्प्लेस करके क्या बन जाएगा, FeSO4, और जो हमारा कॉपर है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, ये आयरन की नेल के ऊपर क्या होगा, कोटिंग बना लेगा। तो नाउ अब यही सारी चीज़ आपसे पूछी गई है। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस सल्फेट बन गया। फेरस सल्फेट इज लाइटिश ग्रीन इन कलर, तो जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का ये था ब्लू, ये है ग्रीन। तो अब हमारे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। नाउ क्या ऑब्जर्व करोगे आप, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नहीं, गलत है। कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, यस। द सर्फेस ऑफ आयरन नेल एक्वायर अ ब्लैक कोटिंग, ब्लैकिश नहीं होती है, ब्राउनिश कोटिंग होती है कॉपर की। एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। तो इसमें बी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ बी नहीं, बी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आप प्लीज़ आंसर में दोनों ऑप्शन लिखिए और वहाँ पे एक लाइन लिख के एक्सप्लेन कर दीजिए कि दोनों ऑप्शन क्यों करेक्ट है। क्योंकि ब्लू कलर डीकलराइज हो गया वो भी सही बात है, और ग्रीन कलर की फॉर्मेशन होगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 वो भी सही बात है। तो आप दोनों चीज़ें लिख दीजिएगा। जहाँ भी ऐसा कन्फ्यूजन हो चिल्ड्रन, प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि टीचर अपने आप समझ जाएगा, यू जस्ट राइट अ शॉर्ट नोट देयर कि ऐसा ऐसा था, दैट इज व्हाई आई हैव डन दिस। ओके, नेक्स्ट, नेम द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया ना अभी ये बेरियम सल्फेट व सल्फेट रेडिकल का टेस्ट भी है ये। तो वही अभी इक्वेशन मैंने पहले लिखी थी, दोबारा से वही इक्वेशन आ गई। क्या है, बेरियम क्लोराइड डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है ये। हमने बेरियम क्लोराइड को BaCl2 को क्या किया, किसके साथ मिक्स किया, सोडियम सल्फेट के साथ, और हमें क्या मिल गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेडिकल्स इंटरचेंज हो गए। तो हमें सोडियम के साथ क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड मिल गया, और बेरियम के साथ क्या आ गया, बेरियम के साथ सल्फेट रेडिकल अटैच हो गया एंड इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट, सो वी गेट BaSO4। सो प्रेसिपिटेट किसका बना, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन गया। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि किससे होता है, एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कब, रिएक्टेंट्स तो एसिड और बेस है, प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट्स सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर होना चाहिए। अगर उसमें कोई एडिशनल गैस निकल रही है तो फिर वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहलाता है। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो प्रोडक्ट साइड है, जब आपने एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करवाया तो जो प्रोडक्ट साइड है उसमें क्या बनना चाहिए, सॉल्ट प्लस वाटर ओनली, तीसरी चीज़ नहीं बननी चाहिए। तीसरी चीज़ बन रही है तो फिर वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्ट एंड वाटर वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि H2O को हमने ब्रेक डाउन कर दिया, H2O को ब्रेक डाउन कर दिया ना, तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन तो होगा ही होगा। 2H प्लस मिल गया आपको और O नेगेटिव मिल गया, ठीक है। तो मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मोलर रेशियो क्या होगा भाई, दो एटम्स हाइड्रोजन के निकलते हैं, 2 आयन, और 1 आयन उससे वाटर का निकलता है, तो मोलर रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है 2:1 वो करेक्ट है। आपको दिख रहा है ना 2:1, यहाँ कुछ लिखा नहीं है मतलब 1, सिंपल। नेक्स्ट, ऑब्जर्व, अच्छा अभी ये क्या है, मैच द फॉलोइंग, सॉरी, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। इसमें प्रोसेसेस दे रखी हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा कंफ्यूजिंग है, देखो ध्यान से करना है इसको। प्रोसेस दे रखी हैं, प्रोसेस के नाम दे रखे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। आपको इक्वेशन दिमाग में बनानी है, रफ में बना लीजिए, और ये ध्यान रखना है कि कौन सा बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। वो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब आप मैच द फॉलोइंग करिए तो सबसे पहले जो आपको बिल्कुल 100% श्योर हो ना उस वाली चीज़ को टिक कर दीजिए। एलिमिनेशन वाला रूल यहाँ पे फॉलो किया करिए कि कीप ऑन एलिमिनेटिंग थिंग्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है कि मतलब दो चीज़ें कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो हमारा सी वाला है कि एक प्रोडक्ट बना है, तो ये जो है ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, कि क्या बना है, एक प्रोडक्ट बना है। और रिएक्शन क्या है आपका, रिएक्शन तो आपको याद ही होगा, CaO प्लस H2O gives CaOH whole twice। ओके, नेक्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। किस चीज़ को हमने हीट किया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, किस चीज़ को हीट किया कि वो
डिकम्पोज हो गया। तो देखो NaCl2 दे रखा है एक जगह, NaClH2O दे रखा है, BaSO4 NaCl दे रखा है, ये हमें पता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा कि हमने जब CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, CaO + CO2। तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस को छोड़ देते हैं, पहले हमें प्रेसिपिटेशन आ रहा है ना, इजी प्रेसिपिटेशन कर लेते हैं। प्रेसिपिटेशन हमें पता है कि BaCl2 + Na2SO4 को रिएक्ट करवाते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, BaSO4 हमें एज अ प्रेसिपिटेट मिल जाता है और NaCl सोल्यूशन मिल जाता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद अभी हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, एसिड और हमने बेस को रिएक्ट करवाया था। वो क्या था हमारा एसिड और बेस कौन सा था, एसिड हमने लिया HCl, बेस हमने लिया NaOH और इनको हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया NaCl + H2O। ये आ गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बचा आपका इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मतलब सोडियम क्लोराइड को सोल्यूशन में एक्वस फॉर्म में उसमें उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देन यू विल गेट, व्हाट विल यू गेट, you will get sodium and chlorine on 2 different electrodes। ओके, सोडियम आपको कैथोड पे मिलेगा और क्लोरीन आपको एनोड पे मिलेगी। ओके, नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चंस। व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl। इसको हम लैब में जब भी स्टोर करते हैं तो डार्क ब्राउन कलर की कांच की बॉटल में स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि ये ना लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाए, ब्रेक्स अप इनटू Ag and Cl आयंस। सो डार्क बॉटल्स जो हैं दे इंटरप्ट द पाथ ऑफ लाइट सच दैट लाइट कैन नॉट रीच द सिल्वर क्लोराइड कंटेन इन द बॉटल्स एंड its decomposition is prevented. It is known that silver chloride decomposes to silver and chlorine in the presence of light. Photolysis होता है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, AgCl gets decomposed। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट, फोटोलिसिस है, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग अप। तो लाइट की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन होता है किसी केमिकल का, दैट इज नोन एज फोटोलिसिस। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर एंड सिल्वर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें पता है सबसे ज़्यादा जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा बिल्कुल। सोडियम जो है, सॉरी पोटेशियम जो है वो हमारे सबसे ऊपर आता है, फिर सोडियम है, फिर कॉपर है, और जो हमारे जो ये मेटल्स होते हैं, जो नोबल मेटल्स हैं, वो नीचे आते हैं। ऑब्वियसली सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सब नीचे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी रिएक्टिविटी ये हो जाएगी। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन था, 21st क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द 2 टेस्ट ट्यूब्स। अब आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं, A और B, इन द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A टेस्ट ट्यूब में क्या दे रखा है, देखो एक आयरन नेल है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर वो डिप्ड है। तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये दूसरी टेस्ट ट्यूब क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें सिर्फ एक कॉपर वायर है और आयरन सल्फेट सोल्यूशन है। अब क्या होगा, देखो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज की बात बताई थी, मैंने आपको क्या बोला था कि आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन क्या कॉपर भी आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से नीचे है, इट इज़ लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा सिर्फ वही डिस्प्लेस कर सकता है। दैट इज़ वाई इस टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं होने वाला है। तो इन विच टेस्ट ट्यूब रिएक्शन विल टेक प्लेस, इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन होगा। क्यों, रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे पूछा नहीं है कि क्यों, वाई, ये रीजन लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। वाई, बिकॉज ए में होगा क्योंकि आयरन इज मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बी में नहीं होगा बिकॉज कॉपर इतना रिएक्टिव नहीं है, कॉपर लाइज बिलो आयरन इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये ध्यान रखिएगा। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको इक्वेशन लिखनी है तो आप इक्वेशन फिर से लिख दीजिए, CuSO4 + Fe gives FeSO4 + Cu। ठीक है। Why is photosynthesis considered an endothermic reaction? फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी उसमें अब्जॉर्ब हो रही है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं ना ग्रीन प्लांट्स, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इज अब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट्स। और एनर्जी किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होती है, फोटॉन्स। एनर्जी के जो सनलाइट जो एनर्जी देता है वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, फोटॉन्स, उनकी फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब आपको रिएक्शंस दे रखे, इक्वेशन दे रखे हैं, आपको बताना है किस तरीके के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है पर्टिकुलर इक्वेशन। देखिए हमारा फेवरेट इक्वेशन आ गई है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट का हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे दो रेडिकल्स इंटरचेंज हो रहे हैं, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। देखो सोडियम जो है वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, वो कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो बन गया हमारा NaCl। और ये जो हमारा सल्फेट रेडिकल था इसने किसके साथ कंबाइन किया, बेरियम के साथ, तो हमें मिल गया बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और इसको आप ये भी लिख दीजिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, दोनों चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। अभी हमने ये वाला रिएक्शन भी किया। ये क्या है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया है, वो मेटल सिर्फ सोल्यूशन में मिल गया है हमें एज अ सिंपल मेटालिक आयन, तो वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, तो ये सिंपल सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, या हम इसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको डिफरेंस। डबल डिस्प्लेसमेंट था जहाँ के दोनों रेडिकल्स इंटरचेंज हुए दोनों कंपाउंड्स के, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपाउंड का रेडिकल इंटरचेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज सिंपल सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रही है, दो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना रहा है, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्या दे रखा है, लेड नाइट्रेट। मैंने आपको बताया ना, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, जिंक नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, तो यही रिएक्शन होता है कि लेड ऑक्साइड मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। ऐसे ही आप जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगी आपको। और ये आपको पता है ये ट्रायंगल जो है ये हीट का सिंबल होता है। ये कौन सा रिएक्शन है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड को हमने हीट किया और वो ब्रेक डाउन हो गया अपने कंपोनेंट्स में, तो दिस इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन हीट कर रहे हैं तो दिस विल बी अ थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल वर्ड ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि आपको क्लियरली दिखाया गया है हीट का ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल रिप्रेजेंटिंग हीट इज क्लियरली शोन टू यू, so that is why you have to mention thermal decomposition reaction. Next, AgBr breaks up into Ag and Br। तो अब ये फिर से डिकॉम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये फोटोलिसिस है। ठीक है, दिस इज द फोटोलिसिस रिएक्शन बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हीट नहीं कर रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका, C plus O2 in the presence of heat combines to give CO2। कार्बन ऑक्सीजन को हीट किया तो CO2 मिल गई, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें हम हीट की प्रेजेंस मेंशन नहीं कर रहे हैं। Next, a white salt on heating decomposes to give brown fumes and the residues left behind। अब देखो white salt है तो it can be zinc nitrate also, it can be lead nitrate also, ये दोनों salt आपने पढ़े हुए हैं। brown हमने nitrate क्यों बोला, क्योंकि brown fumes निकल रही हैं। अभी जो आपने अपने सिलेबस में जो पढ़ा है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, उसमें brown fumes सिर्फ एक ही गैस देती है। कौन सी गैस है वो, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसका मतलब कोई नाइट्रेट सॉल्ट हम हीट कर रहे हैं एंड अ रेजिड्यूज लेफ्ट बिहाइंड। तो नेम द सॉल्ट, तो आप एंड राइट द इक्वेशन फॉर द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप लेड नाइट्रेट की भी कर सकते हैं, जिंक नाइट्रेट भी कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लेड नाइट्रेट लिया है PbNO3 होल ट्वाइस, उसकी इक्वेशन दे दी है कि उसको हीट करने पे यू विल गेट लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अगर आप यही इक्वेशन आप जिंक ऑक्साइड की जिंक नाइट्रेट को भी लेके लिख सकते हैं, सेम रिएक्शन होगा क्योंकि लेड और जिंक दोनों की वैलेंसी जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2ZnO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये हमें मिल गया। नेक्स्ट, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये हम कई बार कर चुके हैं, अगेन दे हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देता है, तो इसीलिए जो सोल्यूशन है वो चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, और जो आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है, दैट इज वाई इट चेंजेस फ्रॉम ग्रे टू ब्राउन।
तो यही पूरा आपको दे रखा है, फेरस सल्फेट बन गया है ग्रीन कलर का, कॉपर सल्फेट की जगह फेरस सल्फेट बन गया। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम अगर आयरन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, आयरन क्लोराइड मिलेगा प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। मेटल्स, हाँ ये ध्यान रखिए, मेटल्स विच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन दी रिएक्टिविटी सीरीज शो सिमिलर रिएक्शंस, दे प्रोड्यूस H2 गैस। मतलब हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बोला ना, लर्न कर लीजिए बिल्कुल। हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, दे विल ऑल ऑफ देम विल रिएक्ट विद एसिड टू गिव आउट हाइड्रोजन। जो नीचे वाले हैं वो हाइड्रोजन नहीं देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल आ रहे हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ, चाहे डाइल्यूट HCl हो चाहे डाइल्यूट H2SO4 हो, दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखोगे तो आपको उसका बहुत फायदा होगा। अच्छा, इसमें ये चैप्टर जो आपने चैप्टर 4 पढ़ा था उसमें ये भी पढ़ा था कि बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा, स्टीम के साथ रिएक्शन क्या होगा आयरन का, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा। आयरन और मैग्नीशियम दोनों पढ़े, वो भी याद रखिएगा, क्योंकि एक एक नंबर में ये भी पूछ लेते हैं कि ये होगा तो क्या रिएक्शन होगा, वो होगा तो क्या रिएक्शन होगा। तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, इसलिए लिख के याद करो। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट, गिव एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, डेफिनेशन, इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। मतलब दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया तो उसमें एक सॉलिड सब्सटेंस आपको एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है और दूसरा लिक्विड मिल रहा है, तो दैट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल दे रखा है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki बैलेंस करके एक्वस, दोनों एक्वस फॉर्म में लिए हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनके रेडिकल्स इंटरचेंज हो जाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा एंड यू विल गेट लेड आयोडाइड हैविंग अ येलो PBT एंड पोटेशियम नाइट्रेट विल बी फॉर्म्ड इन द सोल्यूशन, इट विल बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन में मिल जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज गिव एन एग्जांपल फॉर अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। तो आपको अब क्या बताना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताना है जो कि एक्सोथर्मिक हो। तो आप इसमें बेस्ट एग्जांपल है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं ना वाटर के साथ, वो बन जाता है स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स स्लेट लाइम प्लस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का काफ़ी हीट इवॉल्व होती है इसमें। नेक्स्ट इज नेम एनी टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कौन से मेटल्स हैं जो कि पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जो नोबल मेटल्स हैं। ये आपने केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी हो ना, आप नॉर्मल किसी इंसान से पूछ लो, किसी हाउसवाइफ से, वो भी जवाब दे देंगे भाई गोल्ड एंड सिल्वर जो हम पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं ना, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लैटिनम एज वेल, दीज मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ओके। नेक्स्ट इज when solutions of silver nitrate and potassium chloride are mixed, a white precipitate is formed. सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, तो क्या होगा, आपको आयनिक इक्वेशन बनाने को बोला है। तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और हमने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड, इनको मिक्स किया तो क्या मिल जाएगा आपको, अगेन रेडिकल्स इंटरचेंज हो जाएंगे तो आपको मिलेगा AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट प्लस आपको मिल जाएगा KNO3 सॉल्यूशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आयनिक इक्वेशन रिएक्शन की ये दे रखी है, मतलब सिर्फ सिल्वर का इन्होंने ब्रेकडाउन दिखाया, एक Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया, ये वाइट प्रेसिपिटेट बन गया AgCl का, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड इज इट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। भाई वाइट प्रेसिपिटेट का जो नाम है वो क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया। दूसरा जो कंपाउंड बना है वो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है। सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट है तो ऑब्वियसली इट इज इनसॉल्युबल, है ना। प्रेसिपिटेट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। देन इज द प्रेसिपिटेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एनायंस ना एक्सचेंज हो रहे हैं और एनायंस की जो इनिशियल जो ऑक्सीडेटिव स्टेट थी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये NaCl की जगह आप यहाँ पे KCl लिख लीजिए और NaNO3 की KNO3, ये रिएक्शन हमें दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सिल्वर और पोटेशियम जो है इन्होंने सिर्फ एनायंस को एक्सचेंज किया, मतलब सिल्वर की जगह यहाँ पोटेशियम की जगह सिल्वर आ गया है और सिल्वर की जगह पोटेशियम आ गया है। तो यहाँ पर इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस नहीं हुआ, जो जैसा था वो वैसा ही रहा। रिडॉक्स तब होगा जबकि एक ऑक्सीडाइज हो दूसरा रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे जिसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो उसने मेंटेन की, मतलब जो पोटेशियम था
पोटेशियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, क्लोरीन की क्या है, -1। वो यहाँ पे भी सेम रही, देखो सिल्वर में, सिल्वर की यहाँ पे क्या थी, +1, और नाइट्रेट की क्या थी, -1। यहाँ पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोराइड की -1, क्लोराइड की और क्लोराइड की सेम हो गई, यहाँ पे भी -1 थी, यहाँ पे भी -1 है। सिल्वर की यहाँ पे +1 थी, यहाँ पे भी +1 है। सिमिलरली इन KNO3 पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, नाइट्रेट की जो है वो -1 है। तो किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ किसी भी रेडिकल की, दैट इज वाई इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज सिंपली अ डबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल प्रेसिपिटेशन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस। आपको आई होप समझ में आ गया होगा डिफरेंस, है ना, कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज नहीं हुई किसी की भी, ओके। जितने इलेक्ट्रॉन जिसने दिए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके रहे ना, जिसने लिए थे उतने भी उसके भी उतने ही रहे, जिसने जितने दिए थे उसके भी उतने ही रहे। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो मतलब आपको रेस्पिरेशन की पूरी इक्वेशन लिखनी है। C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O and some energy is given out. So this is an exothermic reaction. Give one more example. एक और एग्जाम्पल दे दिया हमने, मीथेन जो है उसको बर्न किया, नेचुरल गैस में मीथेन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसलिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लिखा है, और मीथेन यहाँ पे यूज़ किया इन्होंने। CH4 इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज मीथेन, एल्केन्स का पहला मेंबर जो है ना, ये आप पढ़ चुके हो, नहीं 10th में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी 9th में नहीं पढ़ी, हाँ ओके। सो CH4 plus 2O2 gives CO2 plus H2O plus again a lot of heat is involved। हमारी जो LPG है उसमें भी यही गैसेस होती हैं, मतलब इथेन होती है उसमें, इथेल मरकैप्टन होती है, और भी मिक्सचर होता है गैसेस का, तो उसकी वजह से हमें हीट मिलती है बहुत सारी। नेक्स्ट, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड द एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है कि H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने, तो इट ब्रेक्स अप इनटू H2 and O2, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपकी इक्वेशन होगी। अब देखो कौन सी गैस कौन से एनोड पे जाएगी, ये आपसे पूछा है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं एक बार दोबारा से आपको ये चीज़ समझा देती हूँ। देखो आपको सिर्फ इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, कैटायन एनायन जो हमने पहले पढ़े हैं ना जो चीज़, उसको ध्यान रखिए कि कैटायन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं, और एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन को हम एनायन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रहेगा, है ना, ये अब तक हमने पढ़ा है, ध्यान है। अब आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए कि जो कैटायन होता है वो कैथोड पे जाता है, और एनायन जो है वो एनोड पे जाता है, ठीक है। कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे, एनायन कहाँ जाता है, एनोड पे। तो अब इसका मतलब कैटायन जो पॉजिटिव आयन है वो जा रहा है कैथोड पे, तो जो कैथोड है वो कैसा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज रहेगा, तभी तो ऑपोजिट चार्ज जा रहा है वहाँ पे। और एनायन नेगेटिव आयन है वो जा रहा है एनोड पे, तो इसका मतलब एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो वो जाता है कैथोड पे CC, और एनायन जो है नेगेटिवली चार्ज आयन है वो जाता है एनोड पे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, कैथोड इज दी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड एनोड इज दी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। नाउ नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एट द एनोड। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें मिली है, इसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो पॉजिटिव आयन बनाती है, ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन होता है, हाइड्रोजन का क्या होगा H पॉजिटिव आयन, और ऑक्सीजन का क्या होगा O नेगेटिव आयन। तो अब जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव आयन हमेशा भी जाएगा कैथोड पे, तो इसीलिए जो हमारी कैथोड पे गैस कलेक्ट होगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन, और जो हमारी एनोड पे गैस कलेक्ट होगी वो होगी ऑक्सीजन, एनायन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल दैट ऑफ द अदर। एक पे जितनी भी गैस कलेक्ट हो रही है दूसरी पे उसकी डबल क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो निकलता है वॉल्यूम बाय रेशियो, हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि वो उसी रेशियो में 2:1 के रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो 2:1 के रेशियो में ही रिलीज होंगे, इसलिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज वाई अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 आर एडेड टू वाटर। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं टू एनहांस इट्स कंडक्टिविटी, वाटर की कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है। सो अ फ्यू ड्रॉप्स एड टू वाटर टू मेक इट अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। अगेन आपको इक्वेशन लिखनी है और बताना है कैसा रिएक्शन है, ये बहुत सिंपल है, ये
लेकिन आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना याद हो जाएगा। ओके, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। देखो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, पीबी की वैलेंसी क्या होती है 2, नाइट्रेट की होती है 1, तो PbNO3 होल ट्वाइस। पोटेशियम और आयोडीन दोनों की वैलेंसी 1 होती है तो Ki हो गया। इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया तो दोनों के रेडिकल्स इंटरचेंज हो गए, हमें लेड आयोडाइड मिल गया। लेड आयोडाइड क्या हो जाएगा PbI2, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 है, आई की 1 है, तो रेडिकल्स वैलेंसी क्रॉस ओवर हो गई। पोटेशियम नाइट्रेट दोनों की वैलेंसी 1 1 है तो हमें हो गया KNO3। लेड आयोडाइड का हमें मिल जाता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, दोनों के रेडिकल जो है वो इंटरचेंज हो गए। तो हमारा जो ये इक्वेशन दे रखी है देखिए, और ये जो हमारा रिएक्शन है दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो क्या मिला हमें, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ZnCO3 को हीट किया तो हमें मिला ZnO प्लस CO2। तो ये क्या हो गया, सिंपली ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, एक कंपाउंड को हीट किया वो डीकम्पोज हो गया, सो दिस इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन। और किसकी प्रेजेंस में डीकम्पोज हुआ है, हीट की प्रेजेंस में, सो दिस इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को आपने कंबाइन किया तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने जब रिएक्ट करवाया देन वी गेट MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हुआ है कि MgCl2 बन गया है, HCl का ब्रेकअप हो गया, HCl का जो रेडिकल है वो Mg के साथ जाके अटैच हो गया, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। MgCl2 यहाँ से देखो ये HCl का ब्रेकअप हो गया, Mg का साथ कंबाइन करके बन गया MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज हाइड्रोजन गैस हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम HCl। मैग्नीशियम हैज डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन गैस फ्रॉम HCl बिकॉज मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। N2 प्लस O2 को आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है 2NO। ये रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अगेन ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सारे नाइट्रेट्स को, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है, बाकी नीचे के जितने भी नाइट्रेट्स हैं मेटल्स के सबको हीट करने पे हमें नाइट्रोजन मेटल का ऑक्साइड मिलता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है प्लस ऑक्सीजन गैस मिलती है। आप इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस कर दीजिए। नेक्स्ट, PbO2 को मतलब लेड ऑक्साइड को हमने हीट किया है तो क्या मिलेगा हमें, PbO प्लस O2 मिल जाएगा, वैलेंसी चेंज हो जाएगी, लेड डाइऑक्साइड था, अब लेड ऑक्साइड मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट, NO प्लस O2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड कर दी हमने तो हमें क्या मिला, हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। नेक्स्ट इज लेड नाइट्रेट और NaCl। अब नाइट्रेट और NaCl को हमने हीट किया है तो क्या होगा, दो सॉल्ट्स को हम आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो दोनों के रेडिकल्स इंटरचेंज हो जाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। लेड के साथ नाइट्रेट अटैच्ड है तो अब हमें लेड के साथ क्या मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगी, क्लोराइड रेडिकल लेड क्लोराइड, और सोडियम के साथ यहाँ पे क्लोराइड अटैच था, ये लेड के साथ चला गया और सोडियम जो है अब नाइट्रेट के साथ अटैच होके सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, रेडिकल्स इंटरचेंज होकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स। अगेन आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताने हैं। AgNO3 प्लस NaCl, अगेन इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि हमें AgNO3 Ag जो है वो Cl के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा AgCl का, और जो हमारा NO3 है वो रेडिकल कंबाइन कर जाएगा सोडियम के साथ एंड हमें मिल जाएगा NaNO3 इन एक्वस फॉर्म। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सो दिस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो कंपाउंड्स मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज KClO3 को हीट किया हमने, देखो ट्राइंगल है, हीट किया है एंड ब्रोक अप इनटू KCl and 3O2, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, क्लोराइड मिल गया तो हमें क्या मिल गया, दिस इज अ थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, KClO3 डिकम्पोज हो गया और आपको मिल गया सोडियम क्लोरेट है ये, सॉरी पोटेशियम क्लोरेट, तो आपको मिल गया KCl प्लस 3O2।
नेक्स्ट, विच ऑफ द अबव रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस? कौन सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? रिएक्शन ए जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि क्यों है? क्योंकि उसमें AgCl का आपको एक वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है और जो सोडियम नाइट्रेट है वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है. वाई इज, अच्छा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. क्योंकि हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है इसीलिए हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट 36, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अगेन आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है और आप ट्राई करिए कि इक्वेशन सबके साथ लिखिए. यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज दे रखिए, यू प्लीज राइट द इक्वेशंस ऑल्सो. नेक्स्ट, फर्स्ट, सॉरी, barium chloride solution is mixed with copper sulfate solution and a white precipitate is observed. precipitate किसका मिल जाएगा हमें? बेरियम सल्फेट का. और क्या मिल जाएगा हमें? CuCl2. ठीक है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिल गया. तो ये रिएक्शन क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गया. और आप यहाँ पे कंपाउंड्स के नाम भी लिखिएगा कि precipitate of barium sulfate is formed and copper chloride is obtained in the solution form. Next, on heating copper powder in air in a china dish, the surface of copper powder turns black. कॉपर को क्या किया आपने? एयर की प्रेजेंस में हीट किया, मतलब ऑक्सीजन मिली वहाँ से और वो कन्वर्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड में. तो ये क्या हो गया कि CuO बन गया, क्यूप्रस ऑक्साइड, या बन गया क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया, जो कि ब्लैक कलर का होता है. तो दैट इज़ वाई. तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. नेक्स्ट, ऑन हीटिंग ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. अब फेरस सल्फेट को आपने हीट किया, FeSO4 है, दोनों की वैलेंसी 2 है, FeSO4 हो गया. फेरिक होता तो FeSO4 होल थ्राइस होता. reddish brown solid is left and small amount of a gas having odor of burning sulfur is experienced. फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, आयरन मिलता है, SO2 और O2 रिलीज हो जाती है. तो यहाँ पे देखो ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि आयरन जो है वो हमें रेडिश ब्राउन सॉलिड की फॉर्म में मिल जाएगा और बर्निंग सल्फर मतलब SO2 की फॉर्म में हमें वो स्मेल आएगी बर्निंग सल्फर की. Next, iron nails when left dipped in blue copper sulfate solution. Again iron प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन जो है वो ब्राउन हो जाता है. ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे. क्यों ब्राउन हो जाता है? क्योंकि आपको FeSO4 मिल जाता है प्लस Cu मिलता है. तो FeSO4 जो है वो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, और सॉरी लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है. और ब्लू कलर जो है वो, क्योंकि कॉपर सल्फेट खत्म हो गया तो ब्लू कलर सोल्यूशन का खत्म हो जाता है. आपको क्या मिल गया? FeSO4 जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है, और Cu जो है वो आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, तो आयरन नेल्स जो है वो ब्राउनिश हो जाती है. तो ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ. क्विक लाइम क्या होता है आपका? CaO किसके साथ रिएक्ट करता है? H2O. क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये क्या हो गया? क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ओके. नेक्स्ट, you are provided with two containers made up of copper and aluminium. अब copper aluminium के आपको दो कंटेनर मिल गए. You are also provided with solutions of dilute HCl, dilute HNO3, ZnCl2 and H2O. In which of the above containers these solutions can be kept? अब हम किस में रखेंगे कि जो कि एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, उसमें हम देखो क्या क्या है पहले देख लेते हैं. कंटेनर्स किसके हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के. हमें सॉल्यूशन कौन कौन से दिए गए हैं? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3, ZnCl2 एंड H2O. अब किस में कौन सा हम रखेंगे? कॉपर में क्या रखेंगे और एल्यूमिनियम में क्या रखेंगे? तो कॉपर किस किस के साथ रिएक्ट करता है? आप देखिए, कॉपर रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, कर रहा है, नहीं कर रहा है. तो इट कैन बी, HCl को हम कॉपर में रिएक्ट कर रख सकते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा है. डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो इसीलिए हम HNO3 को कॉपर के कंटेनर में नहीं रख सकते. ZnCl2 कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के नीचे आता है, इसीलिए वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेस रिएक्टिव है, इसीलिए इसको हम कॉपर के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं. H2O जो है वो कॉपर से रिएक्ट नहीं कर सकता, तो ये भी हम स्टोर कर सकते हैं कॉपर के कंटेनर में. तो आपको समझ में आ गया डाइल्यूट HCl कॉपर में क्यों स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि कॉपर के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है. तो हमने यहाँ देखो, यहाँ लिख लेते हैं डाइल्यूट HCl में, डाइल्यूट HCl को कॉपर कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, डाइल्यूट HNO3 को नहीं कर सकते हैं.
ZnCl2 को कर सकते हैं, ZnCl2 में कोई, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर के ऊपर है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो कर सकते हैं, और वाटर में भी कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। अब एल्यूमिनियम के देखते हैं, देखिए रिएक्शंस। डाइल्यूट HCl के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, तो इसीलिए हम इसको नहीं रख सकते हैं, एल्यूमिनियम को वाटर कॉपर के कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। देन डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन क्या होता है कि वो रिएक्शन थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो पूरे एल्यूमिनियम पे कोटिंग कर लेती है, उसके बाद वो रिएक्शन बंद हो जाता है, तो इट कैन बी स्टोर्ड। ZnCl2Al जो है वो जिंक के ऊपर आता है रिएक्टिविटी स्टेज में, इट इज़ मच मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो इसको भी हम स्टोर नहीं कर सकते, रिएक्शन हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। वाटर जो है, वाटर रिएक्ट नहीं करता है, तो वाटर को आप रख सकते हैं एल्यूमिनियम कंटेनर में, लेकिन स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करता है और हमें Al2O3 और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो गर्म पानी को या बॉइलिंग वाटर को या स्टीम को हम नहीं रखेंगे, लेकिन हॉट और कोल्ड को रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बॉइलिंग की बात करें उसको नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसे वार्म वाटर हो उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंसेस क्या हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पूरा इतना बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा आ सकता है, इसका एक पार्ट आपके बोर्ड की एग्जाम्स में। ओके, सो वी फिनिश विद दिस चैप्टर, नाउ वी विल बी डूइंग द सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 वाटर जो है, ठीक है। इसके बाद वो चैप्टर कवर करते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ पूछिएगा मेरे से, है ना, मैसेज सेक्शन में बता दीजिए, चैट सेक्शन में बता दीजिए। ऐप में आपको पूरा कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लीजिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। ओके, टेक केयर।